हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिएगा, अभी कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था टिल लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो लॉ ऑफ डिमांड था। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग पलक। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या चेक किया था? तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने चेक किया था गुड मॉर्निंग अनुराग, अभिजीत गुड मॉर्निंग। इनवर्स रिलेशनशिप को हमने चेक किया था। बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड बाकी के जो फैक्टर्स थे, बाकी के जो फैक्टर्स थे अदर देन प्राइस, वो सभी फैक्टर्स को हमने क्या एज्यूम किया था? कांस्टेंट एज्यूम किया था सर। ठीक है, ऐसा कुछ किया था। ओके। तो मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन लॉ इस लॉ के अजम ये एक्सेप्शंस का। यस, अजम्पशंस तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना, कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, बाकी के जो फैक्टर्स है, दे विल रिमेन कांस्टेंट। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस का। एक्सेप्शंस टू द लॉ। कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब एक्सेप्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सेप्शन से मेरा मतलब क्या होगा? तो एक्सेप्शन से मेरा मतलब है बच्चों कि यहाँ पे हम ऐसी कुछ कमोडिटीज देखेंगे जहां पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। एक्सेप्शंस का बात करेंगे तो व्हाट विल बी द एक्सेप्शन कि जहां पे इनवर्स रिलेशन नहीं है। ठीक है, मे बी पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, या प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो सारे केसेस किधर आ जाएंगे? वो सारे केसेस आपके एक्सेप्शंस में आ जाएंगे। तो बेसिकली एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है कि सर ऐसा कोई कमोडिटी, ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड को हम क्या नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, जहां पे हम लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर रहे हैं। वायलेट कर रहे हैं मतलब कि वहां पे इनवर्स रिलेशन नहीं है सर, है ना, दोनों में कोई इनवर्स रिलेशन है ही नहीं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं जिधर हमको ये इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है, जो एक्सेप्शंस में लाई करती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लूंगा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का। ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ये किस में आती है सर? ये एक्सेप्शंस में आती हैं। कैसे आती हैं एक्सेप्शंस में? क्योंकि सर देखो, नेसेसिटीज जो होती है ना, अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग पेट्रोल का, है ना, एक तरीके से उसको हम नेसेसिटी मान के चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी हम लोग मोटर व्हीकल्स वगैरह पे डिपेंड हो गए हैं, तो वो एक तरीके का हमारे लिए नेसेसिटी ही है। अभी तुम पेट्रोल नहीं भरवाओगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? खींच के तो ले जाओगी नहीं। तो वो एक तरीका क्या हो गया हमारे लिए भी प्रेजेंट में? नेसेसिटी हो गया। हो गया, है नहीं, हो गया। हमने उसको नेसेसिटी बना लिया है, वैसे है नहीं वो। तो अभी पेट्रोल का प्राइस चाहे कितना ही इंक्रीज हो जाए, कितना ही डिक्रीज हो जाए, क्या लगता है तुमको पेट्रोल की डिमांड पे कोई खासा फर्क पड़ेगा क्या? बोले सर अगर देखो फर्क पड़ना होता ना तो अब तक पड़ चुका होता, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर फर्क पड़ना होता तो अब तक पड़ चुका होता सर। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के इसमें क्या हुआ कि आप देखोगे पिछले कुछ मंथ्स में, लास्ट फ्यू मंथ्स में पेट्रोल का प्राइस सिर्फ इंक्रीज हुआ ही है। तो क्या उससे पेट्रोल का डिमांड कम हुआ क्या? नहीं सर, ऐसा ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिला सर। तो ये फिर नेसेसिटीज किस केस में आ गया बच्चों? तुम्हारा एक्सेप्शंस में आ गया। ऑल्दो इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, फिर भी इसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज नहीं हुआ है। तो यहां भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशन। अच्छा पेट्रोल का क्यों बात करूं, मैं मेडिसिन का बात कर लेता हूं। चलो मेडिसिन, अभी तुमको पता है कोविड टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कितना महंगा हो गया था, है ना? तो वो तो जरूरी था, वो तो नेसेसिटी में आता है। हाँ सर। अभी वो कितना महंगा हो गया था तो सर उससे क्या उसका डिमांड कम हो गया था क्या? बिल्कुल नहीं। तो उनका प्राइस बढ़ा बट डिमांड में हमको कोई ऐसा डिक्लाइन देखने को, फॉल देखने को मिला क्या? आंसर इज नो। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सबसे पहला पहला ऐसा केस है बच्चों जो किस में आता है? एक्सेप्शंस में आता है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा। सिंपल इज दैट। दूसरा चीज नेसेसिटीज के बाद दूसरा चीज जो आता है दैट इज गिफिन गुड्स।
ओके, गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स भी एक्सेप्शन में आते हैं? हाँ सर। अरे सर पर ये गिवन गुड्स होते क्या, तो पहले समझ लेते हैं गिवन गुड्स होते क्या बच्चों। बेसिकली गिवन गुड्स क्या होते हैं, दीज आर highly inferior, or we can say these are special kind of inferior goods. These are special kind of inferior goods. जैसा कि बोला दिव्या जी ने, highly inferior sir, which show a very high नेगेटिव यस इनकम इफेक्ट, जिनका इनकम के साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर किसी पर्सन का इनकम थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये गिवन गुड्स का डिमांड ऐसा धम करके गिरेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो गिवन गुड्स आपका क्या होता है सर, ये सर इन्फीरियर गुड्स हमने डिस्कस किया था ना परसों, कल की क्लास में डिस्कस किए थे, जिनका क्वालिटी थोड़ा ऐसा बेकार होता है ना, तो उसमें भी ऐसे गुड्स जिनका क्वालिटी और मतलब बिल्कुल ही जो बहुत ज्यादा क्या है, हाईली इन्फीरियर है, स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स सर, और इनका इनकम के साथ तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है सर। तो ये कहलाते हैं आपके गिवन गुड्स। तो सर गिवन गुड्स भी किस में आते हैं, एक्सेप्शंस में आ रहे हैं। कैसे सर एक्सेप्शंस में क्यों आ रहे हैं, मतलब इनका प्राइस अगर बढ़ेगा कम होगा तो क्या इनका डिमांड मतलब इनवर्स रिलेशन शो नहीं करेगा। देखो कैसा है, मैं तुमको एक बात बताऊं, गिवन गुड्स का चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस डिक्रीज हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके जो कंज्यूमर्स है वो लिमिटेड है। हर कोई इनका कंजम्पशन करता है क्या, नहीं सर, वो लोग जिनका इनकम लेवल बहुत लो होता है ना वही इनका कंजम्पशन करते हैं। एंड अगर समझो गिवन गुड्स थोड़े सस्ते भी हो गए तो इसका मतलब ये है क्या हम लोग उसका कंजम्पशन करने लगेंगे, आंसर इज नो। सिर्फ वही लोग कंजम्पशन करेंगे जो इसका कंजम्पशन करते आ रहे हैं, जिनका इनकम लेवल क्या है, लो है। ठीक है, जिनका इनकम लेवल क्या है, लो है। अभी समझो जिनका इनकम लेवल लो है, जो इसका कंजम्पशन करते आ रहे हैं, अगर उन्हीं का मैं बात करूं, अगर इस कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हो गया ना, तब पता है इसका जो रेगुलर कंज्यूमर है वो क्या करेगा, इनकी डिमांड तो उतनी ही रखेगा या थोड़ी कम कर लेगा, और जो पैसा बचेगा ना उससे नॉर्मल गुड्स जाके परचेज करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स जाके परचेज करेगा। तो अगर इनका प्राइस डिक्रीज हुआ भी ना तो भी इनकी डिमांड पे कोई फर्क हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्या पता डिमांड कम ही हो जाए। तो यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप आपको गिवन गुड्स के केस में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी किस में आते, एक्सेप्शंस में आते। देन तीसरा चीज, इग्नोरेंस इफेक्ट। इसको आप इग्नोरेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, या इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई व्हेन कंज्यूमर judges the quality of the commodity ठीक है on the basis of price। क्या कर रहा है कंज्यूमर यहाँ पे, कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी कमोडिटी की क्वालिटी को जज कर रहा है। ठीक है, कि भाई जज कर रहा है किस बेसिस पे, उसके प्राइस के बेसिस पे। मतलब कोई कमोडिटी अगर सस्ता है तो भाई उसका क्वालिटी क्या होगा, खराब होगा। एंड अगर कोई कमोडिटी क्या है, महंगा है, तो उसका क्वालिटी क्या होगा, वो सस्ते वाले कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ। तो when consumer judges the quality of a commodity by its price on the basis of price, तो वो क्या कहलाता है आपका, इग्नोरेंस इफेक्ट कहलाता है। कि यहाँ पे समझना कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर ऐसा करेगा, उसको पता है दो कमोडिटीज ले लेते हैं, एक का प्राइस है 20 रुपीज, एक का प्राइस है 40 रुपीज। ठीक है, दोनों सेम कमोडिटी हैं। तो कंज्यूमर जब ये कमोडिटीज परचेस करने को जाएगा ना तो वो एक चीज नोटिस करेगा, बोले यार ये तो 20 रुपीज है, ये 40 में मिल रहा है, दोनों सेम कमोडिटीज हैं, तो फिर दोनों के प्राइस में डिफरेंस कैसे।
तो उसको साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा कि यार इसका शायद इसका जो क्वालिटी वो क्या है 40 वाले के कंपैरिजन में इंफीरियर है, एंड इसका क्वालिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सुपीरियर है। तो इन सर्च ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की तलाश में कंज्यूमर भटक जाएगा और ये जो कमोडिटी है ना जिसका प्राइस हाई है उसी को क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि जिस कमोडिटी का प्राइस हाई था हमने उसी का डिमांड किया। वैसे तो क्या होना चाहिए था, जिसका प्राइस कम उसका डिमांड ज्यादा करना चाहिए था ना आपको, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। बट तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर दिया। तो ये चीज भी किस में आता सर, एक्सेप्शंस में आता, कि जब कंज्यूमर क्वालिटी को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंस इफेक्ट। एंड ये भी किधर आता, ये भी आपका एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, देन एक और चीज लेता मैं इसमें फिर आता है आपका आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। कई लोग इनको प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा बोलने का। आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन बेसिकली ये करते क्या हैं, इनका काम क्या होता है मैं तुमको ये बताता हूँ। ये वही फाइल है ना कल वाला? ठीक, अच्छा दूसरा फाइल, ओके। आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन ये करते क्या हैं, तो बेसिकली बच्चों समझना, ये वो कमोडिटीज हैं जो हम कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ऐसा शो ऑफ कर सकें। ठीक है, हम क्या कर सकें, शो ऑफ कर सकें, दूसरों को दिखा सकें कि देखो हमारे पास कैसा कैसा महंगा महंगा गुड्स है। समझो मुझे कार लेनी है, तो कार तो मैं नॉर्मल एक ये अपने मारुति की भी ले सकता था, बट मैं कार ले रहा हूँ किसका, BMW का। अरे वो गाना भी है ना कार के ऊपर, कहाँ, लेम्बोर्गिनी। अब लेम्बोर्गिनी बहुत बड़ा स्पेलिंग है, कोई बात नहीं, मैं लेम्बोर्गिनी ले रहा हूँ ताकि वो गाना सुन सकूं उस लेम्बोर्गिनी में बैठ के और 10 लोग को दिखा सकूं। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। बेसिकली मैं ये गुड्स इसलिए परचेस कर रहा हूँ ताकि मैं अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करके चल सकूं, दूसरों को दिखा सकूं कि देखो मेरे पास ऐसा ऐसा गुड्स है, तुम्हारे पास है क्या, बोले नहीं, ऐसा चीज। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। अभी एक बात ध्यान रखना, अच्छा जैसे तुमको फोन लेना है तो फोन तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, बट आप फोन जो है जानबूझ के क्या कर रहे हो, आईफोन खरीद रहे हो। बोले 10 लोग पूछेंगे तो सही, कोई बोले कौन सा फोन, बोले अच्छा आईफोन, वाह दिखाओ जरा, ऐसा चीज। तो इस पर्पज से जब हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें लेते हैं। अच्छा जिसमें एक और चीज डायमंड्स हो गया, डायमंड ज्वेलरी हो गया आपका, गोल्ड ज्वेलरी हो गया आपका, ये सब चीजें इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ऑल्दो ये सारी कमोडिटीज का प्राइस बहुत हाई होता है, मानते हो मेरी बात को, इन सारी चीजों का प्राइस बहुत हाई होता है अनुषा जी, इनका प्राइस बहुत हाई होता है, तो भी क्या है, इनका डिमांड क्या कम रहता है क्या है, इनका डिमांड कम रहता है क्या, हाँ नहीं, हाँ इनका डिमांड कम रहता है। नहीं नहीं, वैसे तो हाई प्राइस होगा तो डिमांड, मैं तो इन गुड्स की बात कर रहा है, ये गुड्स जो हम दूसरों को दिखाने के लिए खरीदना चाह रहे हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, आईफोन, इनका प्राइस हाई है फिर भी इनका डिमांड क्या है सर, हाई ही रहता है। तो ये चीज भी क्या कर रहा, लॉ ऑफ डिमांड को ऐसा वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी किस में आता है, एक्सेप्शंस में आता है। एक सेकेंड, फिर लास्ट इसमें एक और चीज देखने को मिलता है बच्चों, समझना, स्नॉब इफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कैसा है, एक से, अरे मैं स्नॉब इफेक्ट लिख दिया क्या, मुझे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लिखना था। एक सेकंड मैंने गलती कर दिया। स्नॉब इफेक्ट आपका ऊपर वाले में आ जाएगा, एक इसमें आप ले सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि कोई हमारे लिए वो चीज काम की नहीं है ना, बट कोई पर्सन को हमने वो कमोडिटी क्या कर दिया, यूज करते हुए देख लिया, ठीक है। एंड हमको ऐसा फील हो रहा है वो पर्सन को देख के कि यार ये कमोडिटीज का तो जरूरत मुझे भी है। भाई वैसे हमको रिक्वायरमेंट नहीं था, हमने कोई पर्सन को देखा कि वो उन कमोडिटीज को यूज में ले रहा है, एंड उसको देखा देख हमको भी फील हो रहा है कि यार ये चीज तो हमारे पास भी क्या है, होनी चाहिए। अभी सिंपल सा कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि भाई आपके घर में टीवी है, बोले हाँ है सर, पर हम किसी पड़ोसी के घर में गए, उसके घर में ऐसा एलईडी लगा हुआ था सर, एकदम मस्त दीवार में फिट, तो उसको देख के लग रहा बोले हमारे घर में भी एक एलईडी तो होना ही चाहिए। ऑल्दो तुमको उसका जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में टीवी रखा है, फिर भी तुमको वो दूसरे को देखा देख लग रहा है बोले यार होना तो चाहिए। तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि आपने किसी को यूज करते देखा, उसको देखा देख आपको फील हो रहा है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास पहले है ना ब्लूटूथ वो नहीं होते थे ईयरफोन, मेरे पास वायर्ड वाले ईयरफोन थे अच्छे, पर मैंने किसी को देखा ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हुए, मुझे लगा वाह यार इसके भी अलग फायदे हैं, तो मैंने भी वो डिमांड कर लिया। अब ऑल दो उसका चाहे प्राइस हाई होगा, तुम फिर भी क्या करोगे, उसका डिमांड कर लोगे। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड के धज्जियां उड़ा रहे हो। हाँ हाँ जी सर, तो ये भी किस में आएगा, आपके एक्सेप्शंस में आएगा। क्या, स्पेक्यूलेशन, ओके स्पेक्यूलेशन भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन मतलब, बोले सर वो जुआ सट्टा लगाना, कैसा होता है इसमें, कैसा होता है इसमें कि भाई जिस चीज जो हमको ऐसा लगता है सर कि ये कमोडिटी का प्राइस जो है बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, मतलब जो समझो स्पेकुलेशन में क्या होता है, जिसका विनिंग परसेंटेज हाई होगा आप उसी पे अपना पैसा लगाओगे, ऐसे ही करोगे ना। अभी जो विनिंग, जिस जो टीम विनिंग पोजीशन में होता है उसका जो प्राइस चल रहा होता है ना वो ज्यादा चल रहा होता है, फिर भी आप क्या करते हो, उसी पे अपना बेट करते हो। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, हाई प्राइस वाले की तरफ ही क्या कर रहे हो, अपना वो डिमांड शिफ्ट कर रहे हो। तो ये भी चीज किस में आता है, आपके एक्सेप्शंस में आता है। तो ये कुछ कमोडिटीज हो गई जो आपके किस में आती है, एक्सेप्शंस में आती है। बेसिकली एक्सेप्शंस मतलब व्हाट, यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड का क्या किया जाएगा, वायलेशन किया जाएगा। तो ये कुछ केसेस थे जो हमारे किस में आते हैं सर, एक्सेप्शंस में आते हैं। क्लियर है बात। एंड इसी में आप इधर लिख लेना स्नॉब अपील, स्नॉब अपील, स्नॉब इफेक्ट, सेम चीज है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे केसेस हो गए किसके, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर एक नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है बच्चों, दैट इज rational behind law of demand, or we can say why consumer demand more of goods at a low price। कि कंज्यूमर कोई भी गुड्स का ज्यादा क्वांटिटी तभी क्यों डिमांड करता है जब उसका प्राइस क्या होता है, लो होता है। और वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या, इनवर्स रिलेशन, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो अपन इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिएगा रीजंस के अंदर, तो रीजंस में ऐसा गया है, ऐसा बताया गया है बच्चों, सबसे पहला रीजन इसमें आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इसमें बोला गया है इनकम इफेक्ट। हमको इनका एक्सप्लेनेशन याद हो नहीं हो, हमको सिर्फ नाम याद रखना है हमारे एमसीक्यू के पर्पस से, ठीक है। इनकम इफेक्ट के बाद इसमें आता है आपका नेक्स्ट
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद में आता है यहाँ पे डिफरेंट यूजेस। एंड एक लास्ट रीजन जो बचता है इसमें आपका, वो बचता है न्यू कंज्यूमर ग्रुप। तो ये 5 हमको रीजंस देखने को मिलते हैं बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, और वी कैन से रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, जिनकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है एट अ लो प्राइस। तो 5 रीजन इसमें आप लोग को पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, याद है किसी को ये? ठीक है, कैसा होता है कि सर जैसे जैसे हम हमारे कंजम्पशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सर, जैसे जैसे हम क्या करते हैं हमारे कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे हमको जो सक्सेसिव कंजम्पशन होता है उससे क्या मिलता है, थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा ही कुछ होता है? हाँ सर, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अभी समझो मैं कंज्यूमर हूं, मैंने कोई कमोडिटी का 2 यूनिट्स परचेस करा है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। मैंने कोई कमोडिटी का 2 यूनिट्स परचेस किया है एट अ प्राइस ऑफ 50। अब मुझे पता है कि मैं इसका 3rd यूनिट परचेस करूंगा ना, तो मुझे पिछली बार के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा ही होगा। पर समझो प्राइस तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 50 ही देना पड़ेगा। तो मैं क्या पागल दिखता हूं जो ऐसा करूंगा कि प्राइस तो उतना ही पे करूं पर सेटिस्फैक्शन कम लूं? क्या मैं ऐसा करना चाहूंगा क्या वरदान जी, क्या मैं ऐसा करना चाहूंगा? नहीं सर, पागल थोड़ा ना हूं मैं। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुझे पहले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको क्या किया जाए, उसको कॉम्पनसेट किया जाए, किससे, विद अ लॉस इन प्राइस। कि मुझे अगर पहले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी तभी परचेज करूं जब प्राइस क्या हो जाए सामने वाले का, कम हो जाए, ताकि मेरा लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉम्पनसेट हो जाए, किससे, विद द लॉस इन प्राइस। आ रही बात समझ में? मेरा मेरा जो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है ना, वो क्या हो जाए, कॉम्पनसेट हो जाए, किससे, विद द लॉस इन प्राइस। तो इस करके कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी तभी डिमांड करता है जब प्राइस क्या होता है, डिक्रीज। तो पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा दूसरा आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इसमें क्या होता है बच्चों, समझना। इसमें कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। रियल इनकम क्या होता है सर, तो बेसिकली इनकम का वो पार्ट जो खर्चा करने के बाद क्या रह गया हमारे पास, बच गया है, द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ द इनकम आफ्टर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर्स, द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ द इनकम जो क्या हो गया है, बच गया है, किसके बाद, कुछ एक्सपेंडिचर्स करने के बाद, तो वो पोर्शन को अपन बोलते हैं रियल इनकम। तो समझो जब जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा, भाई मेरा मंथली बजट जो है, हर महीने मैं खर्चा करता हूं, मेरा मंथली बजट बैठता है सभी चीजों के ऊपर 10,000 रुपीज, ठीक है। इस बार भी क्या हुआ, मैंने उतना ही क्वांटिटीज परचेस करा है हर एक गुड का जितना मैं हर बार करता हूं, बट इस बार क्या हुआ, ये सप्लाई के ज्यादा चलते कमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज हो गया था, है ना, चीजें सस्ती हो गई थी थोड़ी। तो मेरा जो सामान हर बार 10,000 रुपए में आता था, इस बार वो 8,000 रुपए में ही आ गया, मुझे सीधा सीधा 2,000 रुपए का फायदा हुआ। तो मेरे पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, मेरा मेरा रियल इनकम 2,000 रुपए से बढ़ गया। तो क्या करूंगा, 2,000 रुपए बचे जो क्या करूंगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगा। तो बेसिकली प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, मेरा इनकम बढ़ा, कौन सा, रियल इनकम बढ़ा, तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी डिमांड किया। दिस इज व्हाई कंज्यूमर डिमांड मोर ऑफ गुड्स एट अ लो प्राइस। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन में कुछ समझने ऐसा नहीं, सीधी सी बात समझना, 2 गुड्स हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अभी क्या होगा,
सब्स्टिट्यूट से मतलब दोनों का क्वालिटी क्या है, सेम है। तो भाई इन दोनों में से किसी का प्राइस अगर कम होगा तो आप क्या करोगे, कौन से वाले का डिमांड करना चाहोगे, कम वाले का ज्यादा वाले का? बोले सर ऑब्वियस सी बात है कम वाला लेंगे ना। जब सो क्वालिटी सेम है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, जिसका प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हुआ, प्राइस कम, डिमांड उसी का ज्यादा। किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, कि दो गुड्स जो क्या हो सकते थे आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते थे। तो कंज्यूमर ने क्या करा, हाई प्राइस वाले गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया, किसके साथ, लो प्राइस वाले गुड्स के साथ में। हाई प्राइस वाले गुड्स को छोड़ दिया और लो प्राइस वाले गुड्स को पकड़ लिया। चलो देखो, सांस सांस ले ले पहले। एक सेकंड बच्चों, मेरे को तो लगा पता नहीं कल तक तो आ ही जाएगी ये। अच्छा, किधर से निकला था तुम्हारा बस फिर? अच्छा, ये बात भी सही है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ये सब चीजें होती रहती हैं यार। ये तो यहीं रहता तो भी लेट आया। तू तो फिर भी यार ऐसा 400-500 किलोमीटर दूर से आ रही तो चलता है। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो बेसिकली कंज्यूमर क्या करेगा, इफ दो कमोडिटी जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, तो जिसका प्राइस कम है हमेशा कंज्यूमर उसी की तरफ जाएगा। कि कंज्यूमर क्या है, समझदार है, वो हाई प्राइस वाली कमोडिटीज को छोड़ के किसी तरफ जाएगा, लो प्राइस वाली कमोडिटी, लो प्राइस वाली। ठीक है, हाँ जी। फिर आता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस मतलब कि कोई एक कमोडिटी है तो उसके आप कितने डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं, है ना। जैसे समझो, मोबाइल फोन हो गया, इसके कितने सारे मल्टीपल यूजेस है ना। आप क्लासेस देख सकते हो, आप व्हाट्सएप चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, स्नैपचैट चला सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, फोन कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें कर सकते हो इससे। मतलब पेमेंट्स, अरे समझो पैसा तुम्हारा इसमें रखा है यार, और तो क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ यही तो है। ये अगर ऐसा 5 मिनट के लिए भी तुमसे दूर हो गया तो तुम्हारी तो जिंदगी हिल जाएगी, है ना। हो जाएगा दिव्या ऐसा तेरे लिए? हाँ, तो अभी समझो इसके कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। अभी मोबाइल फोन सस्ते हो जाएं तो क्या लगता है तुमको, डिमांड में तुमको उसको कोई चेंज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। हम ये इसका वर्ष बस नहीं, 10-10 फोन खरीद के रख ले, सही बात है। बोले एक फोन बोले सिर्फ गेम खेलने के लिए, एक फोन बोले सिर्फ ऐसा फोन चलाने के, फोन पे बात करने के लिए, एक फोन बोले हमेशा जिसमें वीडियो कॉल ऑन रहेगा, सही बात है, ऐसा कुछ। तो ऐसा 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 चीज होती है सर, अब कुछ कर नहीं सकते उनका, है ना। तो बेसिकली वो कमोडिटीज जिनका क्या होता है सर, बहुत सारा मल्टीपल यूजेस होता है, तो जब भी उसका प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी उसके क्या है, मल्टीपल यूजेस में आती है, वो हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती है। तो इसलिए कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि कोई चीज का प्राइस बढ़े तो मैं ऐसा झट करके क्या कर लूं, उसको लपक लूं, सही बात है जी। और फिर लास्ट आता है न्यू कंज्यूमर ग्रुप। न्यू कंज्यूमर ग्रुप मतलब समझो, मेरी ना, मेरा बचपन से एक सपना था, बचपन से तो नहीं खैर, मतलब जब से मैं होश में आया, नहीं जब से होश में भी नहीं आया, जब से मैंने फोन वोन के बारे में समझा, मेरा क्या 37, मैं तेरे को 37 का लग रहा हूँ? ऐसे टीचर बनने का मेरा सपना है। मैं तो नहीं कहा कि मेरा सपना टीचर बनना, तो कुछ भी बोलेगा तू। ये हेलमेट देख रहा है, यही मारूंगा तेरे सर पे। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि मैं कुछ बनना चाहता था, मैं सपना सपना तो सुन ले भाई यार, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो पहले बातें कर ले। कल को बोलेगा सर आपका सपना था लड़की बनना, अब आप बन नहीं पाए, ऐसा थोड़ा ना होगा। हाँ यार, पहले मेरी बात सुनो फिर बोलना। क्या बात, देखिएगा,
तो न्यू कंज्यूमर ग्रुप, मैं बता रहा था, मेरा बचपन से नहीं, मतलब मेरा बहुत ऐसा सपना है कि मेरे पास एक, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च वाला आईफोन होना चाहिए, है ना। स्टिल आई हैव वन प्लस विच इज नॉट बैड। एक सेकेंड। हाँ जी। तो मेरे पास मतलब ऐसा लॉन्च होते के साथ ही मेरे पास ऐसा हाथ में आईफोन हो। स्टिल अपने पास ठीक ठाक है, ये इतना बुरा भी नहीं है, बट मेरे को चाहिए कि आईफोन होना चाहिए मेरे पास। तो पर क्या ना यार, आईफोन का रेंज बहुत ऐसा वो है, 1 लाख का फोन आता है। 1 लाख का फोन कौन खरीदे, पागल थोड़ी ना हो मैं। तुम नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा तो है, पर मैंने बोला ना तुमको। हाँ, 1 लाख रुपए कौन खर्च करे, वो भी एक फोन के ऊपर जिसका वैल्यू 1 साल बाद जाके क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। वर्थ ही नहीं है ना इतना यार, समझो। आज 1 लाख का फोन खरीदा, 1 साल बाद इसका वैल्यू 1 लाख रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। गिर के पता नहीं किधर आ जाएगा, वैल्यू दिखेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं इस फोन को 1 साल बाद, है ना। तो मुझे नहीं लगता है। बट अगर समझो यही अगर आईफोन कंपनी कुछ ऐसा कमाल कर दे, यही आईफोन कंपनी बोले हम ये फोन बेच रहे हैं 30,000 से लेके 40,000 की रेंज में, तो फिर देखो मजा ही जिंदगी में। क्या होगा इसमें? क्या जिन लोगों के पास ऑलरेडी आईफोन है वो ज्यादा आईफोन खरीद लेंगे? नहीं सर। जो लोग पहले इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना, इसका प्राइस हाई चलते के कारण, तो क्या होगा, अब वो लोग क्या कर पाएंगे, इसको अफोर्ड कर पाएंगे। यानी कि नया कंज्यूमर आके हमारे पास जुड़ जाएगा, जिसके कारण वो जिसके कारण वो कमोडिटी कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस क्या, सॉरी, जिसके कारण वो कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। खुशी रावत सर टेस्ट कब होंगे? टेस्ट अभी एक बार को आपका पहला चैप्टर खत्म होगा बेटा, खुशी, एंड उसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है खुशी। चलो आया ये बात समझ में? प्राइस हाई था तो कई लोग ऐसे थे जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग तो डिमांड कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांड होगा ही नहीं, होगा, पर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही वो कमोडिटी उनके प्राइस रेंज में आया, व्हाट विल हैपन, एक नया कंज्यूमर ग्रुप आके जुड़ जाएगा, जिसके कारण उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो कोई नहीं, इसमें सबसे है। हाँ। अ, क्या एक्सेप्शन हाँ पढ़ा दिए? वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। कोई बात नहीं बेटा, ये लेक्चर वापस देख लेना एक बार, है ना। ये आया समझ में? तो जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो एक नया कंज्यूमर ग्रुप आपके पास आके जुड़ जाता है, ठीक है। जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, जिससे कि उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि हम पहले 2 यूनिट्स लेते तब 4 लेंगे, हाँ। आप तो क्या पता उतना ही ले रहे हो, पर क्या पता एक नया कंज्यूमर ग्रुप क्या कर रहा है, आके ऐड हो रहा हो, ऐसा चीज। अभी इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना, समझो हर बार 10% नए कंज्यूमर्स आके भी जुड़ेंगे, तो कितना डिमांड बढ़ सकता है तुम्हारा। 139 करोड़ का पॉपुलेशन किधर लेके जाओगे तुम लोग, बताओ मुझे। तो सर ये थे कुछ रीजंस बिहाइंड दी लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आए समझ में ये चीज तुम लोग को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो थियरी ऑफ डिमांड का एक अपन लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अब, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन तुमको अच्छा सा देखने को मिल सकता है उसके ऊपर, तो ध्यान लगाने का इधर। वो लास्ट टॉपिक है बच्चों तुम्हारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी जब अपन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको ये मूवमेंट और शिफ्ट पे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व,
एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। या तो आपको डिमांड कर्व पे क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, या आपको डिमांड कर्व में क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो सर मूवमेंट कब होगा, शिफ्ट कब होगा, उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखना अच्छे से। जब बात करते हैं बच्चों मूवमेंट का, तो मूवमेंट कब होता है सर, तो ध्यान देना बच्चों, मूवमेंट तब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब क्वांटिटी डिमांडेड में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, तो आप क्या समझेंगे कि डिमांड कर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट। तो डिमांड कर में मूवमेंट कब होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब सवाल ये आता है सर ये क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कब होता है, तो दीपिका जी बताएंगी। दीपिका जी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कब होता है, हाँ चेंज कब होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आता है, 2 दिन से हम वही तो चीज पढ़ रहे हैं। हाँ, जब जब प्राइस में चेंज आए, एग्जैक्टली इंक्रीज नहीं बेटा, जब प्राइस में चेंज आए, मैंने चेंज लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कब होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा, चेंज होगा। अब समझना मेरी बात को, प्राइस चेंज 2 तरीके से हो सकता है, प्राइस में चेंज आपको 2 तरीके से देखने को मिल सकता है ना। या तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, या तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, या फिर प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब तुम बताना, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो सर क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड इफ प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, तो सर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। ठीक है, सही बात है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, नहीं सर। अब अगर समझना, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिमांड कर्व पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसको नाम अपन देंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। if quantity demanded decreases तो it will be termed as contraction of demand, and if quantity demanded increases तो उसको हम बोलेंगे extension of demand। ठीक है जी, क्या बोलेंगे हम उसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो अभी क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक्सटेंशन का रीजन बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या हो सकता है, या तो तुम आंसर दोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, या तुम्हारा आंसर होगा कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगा, या तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो, या फिर प्राइस क्या होगा, इंक्रीज। तो इनमें से तो आपका कुछ ना कुछ आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब सर ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दिखता कैसा है, तो दिखता तो अच्छा ही है, सुंदर सा। दिस इज आवर डिमांड कर्व, याद है या भूल गए, याद है सर, प्राइस और क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व वैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हाँ सर ऐसे ही होता है। अभी समझो, अगर आप इस कर्व पे, ठीक है, आप इस कर्व पे ऐसा नीचे की तरफ अगर जा रहे हो ना, नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हो, अभी नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अरे दीपिका बाद में कॉपी करना, तो पहले समझ ले। अगर ऐसा नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बोले सर क्वांटिटी तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्वांटिटी, है ना, और प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज।
तो इसको क्वांटिटी बढ़ रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन. दिस मूवमेंट विल बी टर्म्ड एज एक्सटेंशन. ओके. बट वहीं अगर मैं ऐसा कहूं कि जो मूवमेंट है वो जो मेरे को कैसे देखने को मिल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है. डिमांड कर्व में मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ. तो ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, बोले सर क्वांटिटी होगी डिक्रीज और प्राइस होगा इंक्रीज. तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन. तो ये होता है मूवमेंट, कभी नीचे की तरफ मूवमेंट तो कभी ऊपर की तरफ मूवमेंट. अगर आप नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहे हो दैट मीन्स दैट इज एक्सटेंशन, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है. एंड इफ अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा चीज. आइए बात समझ में, ठीक है. क्वेश्चन आया एग्जाम में कि डाउनवर्ड मूवमेंट शो हो रहा है डिमांड में, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सटेंशन. अपवर्ड मूवमेंट डिमांड कर में तो कॉन्ट्रैक्शन. क्या बात, बढ़िया एकदम. अभी कंप्लीट कर लो इसको. So this was your movement along demand curve. ठीक है, चलो बढ़िया एकदम. तो मूवमेंट कब आया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. मूवमेंट कब आया, व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी कब चेंज हुआ, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस. प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा. एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो एक्सटेंशन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड वहां पे इंक्रीज होगा. ऐसा ही कुछ पढ़ा हमने. चलो ये बना लिया तुमने, डिमांड कब नहीं बना रही तुम. ओके चलो ठीक है. बात करते शिफ्ट का. नहीं यार, एक सेकेंड, शिफ्ट के लिए 2 मिनट रुको. अब समझना शिफ्ट के केस में क्या होगा. अभी तो यहाँ पे मूवमेंट कब हुआ, जब कौन चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड. तो शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, बोले सर शिफ्ट तब देखने को मिलेगा जब क्या, जब डिमांड चेंज होगी. क्या बात, बहुत ही बढ़िया. जब कौन चेंज होगा, डिमांड चेंज होगी सर. ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी. तो शिफ्ट इन डिमांड कब आएगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड. अब मुझे बताओ डिमांड कब चेंज होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स थे ना सर, तो उनमें अगर चेंज आता है तो डिमांड चेंज होता है. पर उसमें तो बहुत सारे थे, इनकम, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अभी सबके सब लिखोगे यहाँ पे, नहीं जरूरत ही नहीं, वो अपन बाद में लिख लेंगे. ठीक है. तो बेसिकली चेंज इन डिमांड कब होता है, तो बोले व्हेन देयर इज अ चेंज इन एफओटीपी. इफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस में हमको चेंज देखने को मिलता है, उनमें से किसी फैक्टर में चेंज देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, डिमांड में चेंज. एंड अगर डिमांड चेंज होगा तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, शिफ्ट. अब समझना, तो सर डिमांड में चेंज कितने तरीका हो सकते हैं. यहाँ पे फैक्टर्स अदर देन प्राइस में चेंज नहीं हम देखेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं हर एक को तो भी ले नहीं पाऊंगा ना. तो मैं भी बात किसी कर रहा हूँ, डिमांड की. तो डिमांड में कितने तरह का चेंज देखने को मिल सकता है सर, 2 तरह का. या तो डिमांड इंक्रीज होगा, या फिर डिमांड डिक्रीज होगा. डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसको कहेंगे बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट. ठीक है. इफ डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे,
फॉरवर्ड शिफ्ट, एंड डिमांड डिक्रीज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट। क्या बात, ठीक है ऐसा। तो शिफ्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट कभी जब डिमांड बढ़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट कभी जब डिमांड डिक्रीज होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है ऐसा। एंड सर इसको हम शो कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं, समझिए, डिमांड बढ़ गया तो फॉरवर्ड शिफ्ट, तो डिमांड जब बढ़ेगा ना बेटा, तो ये जो आपका डिमांड कर्व है ना, ये ऐसा राइट में चला जाएगा, किधर चला जाएगा, राइट में। अगर राइट में अगर आपका कर्व जा रहा है तो समझ जाना ये क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि डिमांड क्या हुआ है, बढ़ गया है। एंड अगर ये डिमांड कर्व आपका पीछे की तरफ आ गया, यानी लेफ्ट में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट कब हुआ, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, ऐसा चीज। तो ये था तुम्हारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड में शिफ्ट कब आ रहा है, डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आ रहा है, जब सर डिमांड चेंज हो रही है ना, डिमांड बढ़ेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, डिमांड राइट में जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो गई किसी रीजन से, तो डिमांड कर्व किधर जाएगा, लेफ्ट में, यानी बैकवर्ड शिफ्ट। बात खत्म। तो क्लियर है बात, आगे बातें समझ में, हाँ। तो प्रवीण को ये जानना है सर ये डिमांड बढ़ेगी कब, फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा, रीजंस क्या हैं इसके, जानना है तुमको। चलिए तो सर उन रीजंस का बात करेंगे अब। ये रीजंस बिहाइंड दी फॉरवर्ड शिफ्ट, और वी कैन से इंक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड इंक्रीज हुआ तो आखिर क्यों हुआ, क्या रीजंस थे भाई। तो देखो, मैं सिर्फ फॉरवर्ड शिफ्ट के रीजंस लिखूंगा, बैकवर्ड शिफ्ट के आपको खुद से करने पड़ेंगे। कैसे, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वो डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो उल्टा कर देने का बस, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे रीजंस फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसकी वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट आया। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज देखने को मिला इन डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज होने के क्या रीजंस हैं देखिएगा। तो पहला रीजन, मेन जी, अच्छा बस खत्म हो रहा है। तो उनका,
तो देखिएगा, तो ये सारे रीजंस हैं फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट, और वी कैन से दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। इनकी वजह से, ये सभी रीजंस की वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट आ सकता है या इंक्रीज इन डिमांड आ सकता है। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि इनमें से किसकी वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट आता है। चेंज इन, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, ऐसा। तो ये तुमको ऐसे काम करेगा। तो आया चीज समझ में सर? अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, हमने पढ़ा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सब्सिडी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा। फिर कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में जा रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, फेवरेबल शिफ्ट। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आने वाले समय में इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ सकता है, तो प्रेजेंट में क्या करेगा? अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए मार्केट में तो भी डिमांड बढ़ेगा, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का तो डिमांड बढ़ेगा। एंड अगर आप इन सभी फैक्टर्स का वाइस वर्सा कर दोगे तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज इन डिमांड, यानी बैकवर्ड शिफ्ट। जैसे इंक्रीज इन इनकम की जगह क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन प्राइस की जगह डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज, और नीचे डिक्रीज की जगह इंक्रीज। फेवरेबल शिफ्ट था तो अनफेवरेबल। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस बढ़ेगा, वहां एक्सपेक्ट करोगे प्राइस गिरेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स घटेंगे। एंड इक्वल की जगह अनइक्वल, बस। तो वो सभी आपके रीजंस हो जाएंगे फॉर बैकवर्ड शिफ्ट। तो क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट कभी आया? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। वो क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से हुआ था, और शिफ्ट किसकी वजह से हुआ था? डिमांड की वजह से। ये ध्यान रखना आप लोग। आ रही बात समझ में? ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। मैं बेटा ये फाइल भेज दूं, तू कहे तो ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है? मैं भेज दूंगा ना फाइल, क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे यार तू, ले मैंने भेज दिया। कहाँ से? यहाँ से ना, हाँ, 4th से। फोर्थ से ना। बस अब मिल जाएगा तुझे वहां पे। ठीक है जी, आया समझ में? तो इसी के साथ जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाला हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने किया आज खत्म। अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग करेंगे विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? अच्छे समझ में आ गया सारी चीजें? ये चीज भी, हाँ, क्यों कल क्या है? बिल्कुल, ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी में? चलो बढ़िया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग करिएगा एक बार को। एंड हम कल साहिल, यस गुड मॉर्निंग साहिल, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए।